गाइज एज यू नो आयरन मैन लाइफस्टाइल ये चैनल है जहाँ पे हम डेटिंग की बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं। अब नेचुरली डेट करने के बाद, रिलेशनशिप के बाद कई लोग शादी करते हैं। शादियां सारी एक जैसी नहीं होती, कई शादियां बहुत अमेजिंग होती है और कई बहुत बुरी जाती हैं टू एन एक्सटेंट की वहाँ पे देयर आर सम फॉल्स केसेस हैपनिंग, डिवोर्सेस गेट अगली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे शादियों के बाद। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो तुम लीगली अपनी मैरिजेस, भाई साहब अपनी कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, सब कुछ खुद ही करना है। मतलब माना कि आप ऑल राउंड एनकम्पासिंग, ऑल नो इट ऑल बीइंग अमीश इन द हाउस, बट कुछ चीजें भाई मैं अपना काम छोड़ दूं, धंधा छोड़ दूं? नहीं ऐसे करोगे हमारे साथ? नहीं ठीक है ब्रो, तुम बात करो। गाइस वेलकम अमीश अग्रवाल, एडवोकेट, लॉयर, सुप्रीम कोर्ट, फाउंडर ऑफ द चैनल अमीश अग्रवाला एंड अमीश लॉ एसोसिएट्स एंड एवरीथिंग लॉ, हु विल बी अ मच बेटर रिसोर्स। मेरे से तो बहुत बेटर है जिसको लॉ पता है, और ये हमें बताएंगे आज लीगल प्रिकॉशन हम क्या ले सकते हैं ब्रो शादी के पहले, ताकि आयरन मैन लाइफस्टाइल के लड़के परेशान ना होए। श्योर, लेट्स गो। Hey, what's up guys? Welcome back to Iron Man Lifestyle. मेरा नाम क्षितिज है। Today I'm joined by अमीश अग्रवाल। जैसे तुमने इंट्रो में देखा है, हम यहाँ पे आयरन मैन लाइफस्टाइल पे बातें करते हैं डेटिंग एडवाइस, सोशल स्किल्स की, कॉन्फिडेंस की, पर्सनल डेवलपमेंट की। एंड नेचुरली आज अमीश हमारे साथ मैरिज की बातें करने आया है और प्रिकॉशंस और जो अपनी लीगल प्रैक्टिस में वो देखता है कि मैरिजेस कैसे कैसे होती हैं, और यहाँ पे लड़के अगर कोई शादी कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स मैरिज में कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ताकि हम पहले प्रिवेंट कर दें उनको, यू नो। फॉर ऑल ऑफ यू हु डू नॉट नो me on this channel, pehle bhi I have come on two other occasions. We've talked a lot of interesting stuff about the law and about dating, and then when Kshitij said that he wants to take it a step further and talk about law and marriage, I thought it's a fantastic opportunity for me to come here again. Definitely. और वो दो वीडियोस हैं हमारी, वो यहाँ पे बीच में डाल देते हैं यार। हम यहाँ पे तुम्हें कार्ड दिख जाएगा और ऊपर यहाँ पे you'll have that popping thing link। तो एक पॉडकास्ट हमारा और एक और 7 things to keep in mind about marriages, 7 things men should know before getting married. So Amish is the best resource जो हमारे पास है यहाँ पे, because generally जो most of the cases आते हैं वो अमीश के पास men के ही आते हैं, false cases आते हैं, और a lot of them, yes, molestation, rape, false dowry cases, false marriage cases की हमें मार दिया, हमें पीट दिया, all of this stuff। तो इससे better the person who has seen it all, the person who has helped a lot of people, वो अमीश ही है। ओके तो ठीक है, आज यार अमीश सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमें इतना प्रिकॉशंस क्यों लेने हैं मैरिज के, एंड वो प्रॉब्लम क्या होती है मैरिज में मेनली। लाइक व्हाई कांट आई जस्ट एक लड़की से मिलके मैं प्यार करता हूँ, या मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, पेरेंट्स ने ढूंढा है, हम चुपचाप शादी करके खुश क्यों नहीं रह सकते? लाइक हमें इतना ये वीडियो बनाने की भी क्या जरूरत है हमें? हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, शादी करना चाहो कर लो। हाँ, दिक्कत कहाँ आती है? कानून में। ठीक है, लॉ जब बीच में आता है, हाँ, तब वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से शादी करने से पहले भी और शादी करने के बाद भी ये सोचना पड़ेगा कि लॉ और मैरिज का इंटरप्ले क्या है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तुम्हारे बेनिफिट में क्या है, तुम्हारे नुकसान में क्या है। और जब आदमियों के लिए देखा जाए तो ज्यादातर यही देखोगे, क्योंकि पहले बहुत टाइम तक औरतों को दबाया जाता था और औरतों के खिलाफ ही रहता था, ये पूरी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। उसको काउंटर करने के लिए अब पिछले कुछ डेकेड से इतने कानून निकाले जा रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, जो उनके लिए अच्छा है, बट उनका जब मिसयूज होता है तो इतना ज्यादा मिसयूज होता है कि जो इनोसेंट आदमी है वो भी जब चपेटे में आता है, उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तुम सोचो आज शादी कर लेते हैं और कल सोचो कि निकलना है। शादी करने में तो 2 सेकंड लगते हैं, 7 फेरे ले लो, कबूल है कर लो, बट जब निकलना चाहते हो तो फिर एक नहीं 10-10 प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। और इसीलिए हर एक को, जो मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको बोलता हूं भाई सोच समझ के 10 बार उसके बाद ही करना शादी। बिकॉज शादी करना 1 मिनट का काम है, बट उससे बाहर निकलना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है सालों तक फील होंगे अगर कोई ऐसा इनकम्पैटिबल पर्सन मिल गया, और जिसने फिर आगे बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और सबसे बड़ी दिक्कत तो हम वकील लोग ही हैं। जब कोई वकील पे आता है और बोलता है कि हाँ भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जहां पे कोई छोटी सी बात भी होगी उसी को हम वकील ही अच्छा सा बड़ा सा एक प्रॉब्लम बना के फिर बोलेंगे जी हम आपको ये सारी सोल्यूशन देंगे और आप देखो आपको इतना पैसा, इतना बंगला, गाड़ी सब दिलवाएंगे। और उसी की वजह से लालच बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार। ठीक है, तो इसमें ब्रो इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ठीक है, अब जब कोई शादी कर रहा होता है उन्हें तो लगता है यार दिस इज गोना बी हैप्पी एंडिंग, लॉन्ग लिव एवर आफ्टर, 7 जन्मों तक हम साथ देंगे, दैट्स व्हाट एवरीवन थिंक्स। कोई शादी के टाइम पे तो सोचता नहीं है कि यार कुछ बुरा हो जाएगा, अनलेस
वो लड़की पहले ही सोच के आई है कि मुझे ये स्कैम करना है, जो नेक्सस चला रखा है वो भी होता है, शादी करके करेंगे। बट जनरली जब कोई शादी करते हुए सोचते नहीं होएगा नहीं, तो कैसी चीजें होती है, मतलब व्हाट आर दोस इनकम्पैटिबिलिटीज जो तुमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, तुमने क्लाइंट से बताया है कि ये दिक्कतों की वजह से मुझे निकलना है बाहर अब, सो दैट एक वी कैन हैव लाइक अ दूरदृष्टि कहते हैं जिसको। So in terms of incompatibilities, it's a very interesting question. दो तीन चीजें मैंने हमेशा देखी हैं। एक तो ये कि भाई शादी करने से पहले लोग अपनी एक्सपेक्टेशन सही नहीं रखते हैं। लोग यही नहीं डिस्कस करते हैं कि भाई बच्चे करने नहीं करने हैं, कौन से शहर में रहना है, माँ बाप के साथ रहना है या अलग रहना है, भाई खर्चा पानी होगा घर का तो कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। इन्हीं चीजों में आधे डिस्प्यूट्स तो काफी ज्यादा निकलते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल इवन। और सेकंड, parenting styles, second biggest thing that comes across is जब माँ बाप लड़के के या लड़की के तंग करते हैं, बीच में अड़ंगी डालते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन शादी से पहले, हैविंग दोज डिस्कशंस जो जरूरी हैं, और माँ बाप की इंटरफियरेंस, ये दोनों सबसे ज्यादा बड़े इंडिकेटर्स होते हैं कि तुम्हारी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आएंगी, क्या सिचुएशन होगी। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस दैट यू एक्चुअली फेस, जो तुमको मतलब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी जब तुम किसी मैरिटल डिस्प्यूट में घुसोगे। अगर चीजें चलती हैं तो सब कुछ बढ़िया सी, सब चंगा सी, पर जब चीजें नहीं चलती तो भाई साहब कितना रायता फैलता है। ये सिर्फ वकीलों से पूछो कितने बुरे हाल हो सकते हैं। हाँ ब्रो, तो मैंने तो बहुत सुना है। तेरे साथ जब भी मिलता हूँ एवरी टाइम आई एम लाइक भाई मुझे लॉ की बातें मत बता प्लीज, मैं और नहीं सुन सकता, आई एम गोना गेट डिप्रेस्ड बाय दिस शिट। मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, व्हेन आई हैव दोस प्रॉब्लम्स देन तेरे को कॉल कर लेंगे। बट अभी you better call Amish. Yeah, you better call Amish. Yeah. But in terms of like the worst problems, right? अब क्या है, किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है जी, लड़का लड़की दोनों मिलके कहते हैं जी डिवोर्स चाहिए, इसको लेके खत्म करो। बट कई बार ऐसा होता है जब ये देखोगे कि सबसे खराब चीज क्या हो सकती है। और हम यहाँ पे इसलिए ये बात करना मैं चाहूंगा क्योंकि मैं कहता हूँ भाई अगर तुम किसी चीज में घुस रहे हो, हमेशा ये सोच समझ के घुसो कि इसमें सबसे खराब चीज तुम्हारे साथ क्या हो सकती है। आज तुम और मैं किसी बिजनेस डील में घुस रहे हैं और मैं बोलूं क्षितिज भाई साहब पैसा मैं लेकर आऊंगा 5%, बट ओनरशिप मेरी इक्विटी होगी 50%, तो तुम क्या वो डील मानोगे? नहीं। और अगर मैं बोलूंगी जी कल इसको मैं लेके जा रहा हूं और तब भी बिजनेस का लाइफ टाइम वैल्यू, और बिजनेस छोड़ो तुम्हारी जो भी वेंचर्स होंगे उन सब के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू में 1/3 मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, कम से कम 1/3 मिलना चाहिए। तो क्या तुम मानोगे? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। बट दिस इज प्रिसाइजली व्हाट पीपल गेट इनटू। अब जब मेरे पास कोई हस्बैंड आता है कि जी मेरा वाइफ के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, धमकियां आ रही हैं, पुलिस तंग कर रहे हैं, कोर्ट से धमकी आ रही है, और बीवी की फैमिली बोलती है कि जी हम तुमको क्या क्या नहीं करके छोड़ेंगे, तो मैं उनको समझाता हूँ दैट दे आर राइट। वो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली तुम्हारे लिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इन टर्म्स ऑफ सबसे खराब क्या हो सकता है, इंडियन पीनल कोड के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शंस 498A, 406 और कुछ और भी हैं, बट मेनली ये है डाउरी हरासमेंट और जी की मेरा स्त्री धन रख लिया। ये एलिगेशंस जब पड़ती है तो हस्बैंड पहले तो बहुत ज्यादा अरेस्ट होते थे, अब थोड़े कम अरेस्ट होने लग गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। पर अभी भी कोई बीवी जाके एलिगेशन लगाती है तो 1 या 2% चांस है कि आप अरेस्ट होगे। और कुछ जगह जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मेरे पास जब भी कॉल्स आते हैं, आई मेंशन दिस बिकॉज इट इज सो क्रेजी, कि झारखंड छत्तीसगढ़ से कभी भी किसी हस्बैंड का कॉल आता है, वो कहता है भैया मेरे को अंदर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि कानून ऐसा ही है। वहां पे जज जो है कहते हैं भाई हम तुमको बेल देंगे ही नहीं, और पुलिस वाले भी बड़ी खुशी खुशी कहते हैं जी एलिगेशन लगा है ना तो एक बार तो जेल चले जाओ, अगर बचना है तो कुछ लाख रुपए बीवी के अकाउंट में पहले ही डाल दो, उसको हम कहेंगे इंटरिम कॉम्पनसेशन, उसके बिना हम नहीं जाएंगे। ये चीज मैंने देश में कहीं और होते नहीं देखी, पर ऐसे वेरिएशंस मैंने बहुत जगहों पे देखे हैं। अगर किसी को फंसाना है तो जी थोड़ा सा पुलिस के पास गए, थोड़ा सा पैसा खिलाया, 2-3 चीजें सेट करी और तुम जी जेल जाओगे। सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू विल सी जब तुम शादी कर रहे हो या मैरिटल प्रॉब्लम्स होती है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कि जी शादी अगर आज करी है और अगले दिन भी अगर भाई तुम कहते हो अरे भाई वी हैव अ मिसमैच ऑफ ओपिनियंस या जो भी है, एक दिन के अंदर भी शादी के फेरे लेके, मैं कहता हूं अगर शादी के फेरे लिए और लड़की घर वापस चली जाती है तब भी वो कोर्ट जाके कहेगी कि जी
मेरा पति ये XYZ अमाउंट ऑफ पैसा कमाता है, मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ, तो मुझको मेंटेनेंस दी जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर 2-3 मैट्रिक्स रखें, अगर आप 1 लाख रुपए महीने के कमाते हो, बीवी कुछ भी नहीं कमाती है, तो कोर्ट फटाक से, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भाई रिप्लाई फाइल करो, अपना ये बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, कुछ टाइम बाद पर ऑर्डर होगा जिस दिन तुमने वो लेडी ने फाइल किया, और उस दिन से 25 से 35% के बीच में, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट अगर तुम लाख रुपए कमाते हो तो कोर्ट विल टेल यू हर महीने 25 से 35 हजार रुपए दो। कब तक? जब तक या तो बीवी फिर से शादी नहीं कर लेती, या तुम दोनों में से कोई मर नहीं जाता। तो एक ये लाइफ टाइम एक लायबिलिटी हो गई। अगर तुम भी फिर से दूसरी शादी कर लेते हो डिवोर्स होने के बाद भी, तब भी बीवी का हक है कि तुमसे वो जी 25 से 35% के आसपास लेती रहेगी। नाउ अदर क्वेश्चन इज, अगर वो कमाती है फिर कितना बनता है? तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल तुम लाख रुपए कमाते हो और लेडी कमाती है कुछ 80-90 हजार के आसपास, फिर बहुत ही कम चांस है कि लेडी को कोई मेंटेनेंस मिलेगा। पर अगर तुम कमाते हो लाख रुपए और बीवी कमाती है करीबन 20-30-40 हजार रुपए, तब भी देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो रिमाइंडर अमाउंट है उसका करीबन वही 20 से 30% के आसपास। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग ऑल द टाइम इन द कोर्ट। मेरे 2 क्वेश्चन हैं यार इसमें। अब जैसे अगर हमने फेरे लिए बट वो कोर्ट में मैरिज रजिस्टर नहीं हुई, तब भी फंस गए हम, या फिर मैरिज रजिस्टर? Marriage does not require registration in this country. Registration का benefit ये है, 7 फेरे is done. Yes, 7 फेरे सप्तपदी इसको कानून में कहते हैं, that is sufficient, at least among Hindus, that is sufficient for marriage. कोर्ट में जाके तो लोग कहते हैं भाई हमारी रजिस्ट्रेशन हैज नो इम्पैक्ट। रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बोला है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और बस ये है कि रजिस्ट्रेशन कर लिया तो एक थोड़ा सा कॉन्क्रीट प्रूफ हो जाता है कि शादी हुई है। से फॉर एग्जांपल अगर तुमने शादी करी बट कोई फोटो नहीं ली, कुछ नहीं लिया, तो तब भी आदमी 1 सेकंड के लिए जाके बोल सकता है कि जी मेरी तो कभी शादी नहीं हुई। और इसी तरीके से एक मेरा क्लाइंट है, हु इज फेसिंग अ फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि शादी हमने 8 साल पहले करी थी, बट मेरे पास कोई फोटो नहीं है, क्योंकि फोटो सारी इसने खींची थी और फिर इसने अपने पास छुपा के रखी हुई है। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। बताओ। और इसमें फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा कि अगर मान ले मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और बीवी कुछ भी नहीं कमा रही है, या बीवी 20,000 रुपए कमा रही है, ठीक है, तो उस 80,000 पे 25 से 35% बनता है। बट अगर मेरी मान लो जॉब चली जाए कोविड में, अब मैं 0 कमा रहा हूँ, अब बीवी कमा रही है 20-25 हजार, तो तब भी देना पड़ेगा या तब थोड़ी सी हमें छूट मिलेगी? तो देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक होता है एकेडमिक क्वेश्चन। एकेडमिकली हाँ जी मेरी नौकरी चली गई, तो अब मेरे को बीवी को उतना नहीं देना पड़ेगा जितना मैं पहले दे रहा था, और अब मुझे पैसे ही नहीं है फिर। तो कोर्ट, अगर कोई जाके कोर्ट में ये बोलता है कि जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, भाई ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हो रखे हैं जहां पे आदमी कोर्ट में जाके कहता है जी मैंने तो संन्यास ले लिया है, मैंने सारा अपनी प्रॉपर्टी त्याग दी है, मैंने डोनेट कर दिया ताकि मैं इस औरत को ना दूं और मुझे देने की भी जरूरत ना पड़े, और मैं अब जाके आश्रम में रहता हूं। तो कोर्ट कहती है भैया ऐसा है, या तो तुम ये मेंटेनेंस दोगे या तो तुम जेल जाओगे। और इसमें एक और सवाल आता है हस्बैंड्स का कि जी मैं कुछ दिन के लिए जेल चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तब तक जेल में रहोगे जब तक तुम मेंटेनेंस पे करना शुरू नहीं करते हो। सो इट्स अ रेकरिंग थिंग। अगर तुम नहीं दोगे जेल में ही सड़ते रहो। और अगर बंदा कहता है कि जी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मतलब मेरी जॉब चली गई है, नहीं मैं विकलांग हूं, मैं कैंसर पेशेंट हूं, मैं बिस्तर पे लेटा पड़ा हूं, मेरे पास कोई भी माध्यम नहीं है देने का इंटरिम मेंटेनेंस, कोर्ट का फ्रेज आता है बेग, बोरो और स्टील, वी डोंट केयर, इफ यू डोंट पे यू गो टू जेल। एक आदमी किसी बस स्टैंड से उठा के जज के सामने लेकर आए ये लोग कि जी यहाँ पे गिरा मरा पड़ा हुआ था, पतली हड्डी से भी कम था, और जज साहब भी कह रहे भाई इससे मैं क्या बात करूं। पर अल्टीमेटली जज साहब को यही कहना पड़ा, भाई देखो जी तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर हुआ है कुछ 3-4 हजार रुपए मेंटेनेंस का, तुम्हें अपनी बीवी को देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो तुम्हें जेल ही भेजना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बंदा कहता है जी भेज दो, मैं बाहर रह रहा हूँ सड़क पे, उससे बेहतर है कि मैं चलो अंदर जाके जेल में रह लूंगा। बट देयर इज नो आउट, देयर इज नो सिनेरियो वेयर यू कैन एस्केप दिस। बट इसमें एक और क्वेश्चन है, गेट टू द थर्ड वन। इज ये औरतों के साथ भी सेम रहता है? व्हाट इफ हम कम कमा रहे हैं, मैं 20,000 कमा रहा हूँ, the woman is earning 1 lakh, तब? So in that case, again, academically speaking, the Hindu Marriage Act at least provides for the fact कि पति भी जाके बीवी से interim maintenance मांग सकता है। बहुत अच्छी बात पर है। अच्छा, ऐसा होता है नहीं। आज तक शायद सिर्फ एक ये
टीवी सीरियल एक्ट्रेस है जो काफी कमाती है और उसका पति उस टाइम आई थिंक अब शादी दूसरी हो चुकी श्वेता है। तिवारी। Yes, that is correct. Yes, I forgot the name. कौन Yes. बनेगा करोड़पति? 10 points to Gryffindor. 10 points, Gryffindor. Her husband. राजा, that guy. Yeah, हाँ, that Big fellow. Boss वाला, हाँ। तो अखबार में आया था, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं। हाँ। हमने एक क्लाइंट की तरफ से एक लगाया है अभी थोड़े टाइम पहले ही, एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस की। जी मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, बीवी कहती है मैं इतना कमाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो जी अब फिर बीवी शुड बी पेइंग मी मनी। बट ऑनेस्टली फ्रैंकली स्पीकिंग जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक उसमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। उल्टा जो बीवी कमाती है वो भी अपने निठल्ले पति के ऊपर ही वो लगाती है कि जी ये कमाता है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने के और इसको बोला जाए कि ये मेरे को 50,000 रुपए दे। और पति आगे कहता है जी मेरी 4 साल पहले नौकरी चली गई थी जिसमें मैं 30,000 रुपए महीने के कमा रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑफ कोर्स ये सब कौन करता है? लॉयर्स ब्लैक एंड हैं सब कुछ। हम ही बैठ के ये बता रहे होते हैं बीवी को कि अगर तुम 2 लाख रुपए महीने की कमा रही हो और तुम्हारा पति बेचारा विकलांग है, तब भी बोलो मेरा पति 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, मैं सिर्फ 2 लाख रुपए महीने की कमा रही हूँ एंड ही शुड बी पेइंग मी 2 लाख रुपए महीना एज मेंटेनेंस। और इस सब से निकलते निकलते पति बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। और ये भी सोचो कि जब पति के पास कुछ होता नहीं है देने को तो वो ढंग के वकील नहीं कर पाता, जो ढंग के स्टेप्स नहीं ले पाते, और जिसकी वजह से पिसा हुआ आदमी और पिसता रहता है। इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। द थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, वो ये है भाई कि अगर शादी करके लड़की आई है, तुम्हारे घर में रह रही है, जिसमें मालिक या तो तुम हो या तुम्हारे माँ बाप हैं या घर का कोई और सदस्य है, करेक्ट, जो पार्टली या फुली ओनर हो, उसमें भी अगर लड़की कुछ टाइम बाद घर से निकल के बोलती है डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में जाके कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस अत्याचार हुआ और मेरा हक है, आई वॉन्ट रेजिडेंस, तो एक क्लॉज है रेजिडेंस ऑर्डर्स का, जिसकी वजह से लड़की चाहे तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी और कोर्ट बोलेगी तुम लड़की को यहाँ रहने से मना नहीं कर सकते इस घर के अंदर। और देखो बनाया गया ये बहुत अच्छे रीजन से था कि कोई लेडी शादीशुदा है उसको घर से बाहर निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी, पर जब मिसयूज होता है तो घर खुद छोड़ के जाती है, या फिर उसको समझ में आता है कि हाँ भाई मैं पैसा कमाती हूँ तो मुझे मेंटेनेंस भी नहीं मिल सकता, पुलिस भी आजकल ज्यादातर तो अरेस्ट नहीं करती है, तो एक ही हथियार बचता है कि जी जिस घर के अंदर मैं रह रही थी, जिसके मालिक होली या पार्टली मेरे हस्बैंड है या मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनमें से कोई भी है, तो मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगी और फिर मैं इनके घर में जाके रहूंगी। फिर कुछ दिन के बाद मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी चल रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, जो लॉन्डे लोग हैं, इंक्लूडिंग द हस्बैंड, हस्बैंड फादर, हस्बैंड ब्रदर, उन सबको जी बाहर करो, और वो भी लेडी कर सकती है। तो दीज आर द 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी चीजें देख रखी हैं जिसके अंदर भाई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, पर तो लड़कों को सबसे ज्यादा निकाल दिया जाता है बेसिकली सेकंड टाइम में। मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो उसने बोला मुझे रेजिडेंस चाहिए, तो शी इज कम बैक इनटू द हाउस, अब उसने बोला फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सो व्हाट द कोर्ट डिड वाज कि मेल मेंबर्स को बाहर निकालो और ये घर बेसिकली उसका हो गया, या इफ द मदर इज देयर। हाँ, इसमें अब टेक्निकल ये है, लोग काफी पूछते हैं कि भाई मेरी बीवी का क्या हक है मेरी प्रॉपर्टी के अंदर या मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी के अंदर। द आंसर इज नो, बट ये है कि अगर कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है और फिर तुम उसको बेचना भी चाहोगे तो तुम उसको बेचोगे कैसे, क्योंकि कोई भी खरीदार आके खरीदना भी नहीं चाहेगा। तो इफेक्टिवली प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, बट प्रॉपर्टी की मालकिन भी नहीं बनती है लेडी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता है क्या कि जब लेडी को पता है मैं तो जी कमाती हूँ तो मेरे को मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला, पुलिस में अरेस्ट नहीं हुआ, तो प्रॉपर्टी पे जाके कब्जा किया, कब्जे पे जाके फिर जब नेगोशिएशन होती है कि भाई अब इस शादी को पीसफुल डिवोर्स कैसे करें, तो उसमें बीवी बोलती है ठीक है जी मकान मेरे नाम कर दो, बाकी जयराम जी के। और कई बार लोगों को ये बात करनी पड़ती है, एंड यू नो कई बार ऐसा भी होता है बीवी कहती है चलो ठीक है ना तुम्हारी ना मेरी, तुम्हारा 2 करोड़ का मकान 1 करोड़ मुझे दे दो, जबकि शादी में खर्चा हुआ मे बी 5 लाख 10 लाख रुपए और बीवी खुद अपना साल के 10-15 लाख रुपए कमाती है। मैंने ये सारी सिचुएशन देख रखी है, और ऑफ कोर्स दीज आर द एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियोज कि तुम भाई जेल चले जा रहे हो, फिर उसके कुछ टाइम के बाद तुमको बेल मिल रही है, काफी लाखों रुपए खर्च करने के बाद वकीलों के ऊपर जाके यू नो धक्के खाते रहो कोर्टों के। बट ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे बहुत कम तकलीफ हुई है, पर मैं हमेशा कहता हूँ भाई किसी भी चीज में घुसने से पहले इतना पता होना चाहिए कि तुम किस चीज में, मतलब व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो जो तुम्हारे साथ हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द थिंग दैट एवरीबडी शुड इन दिस कंट्री नो एज अ मैन कि भाई अगर मैं करता हूँ शादी तो मैं ब्लाइंड कम से कम ना जाऊं।
What are the possibilities basically? Yeah, sure. इसमें अब मैरिजेस पे आते हैं, ठीक है? अब ये चीजें हैं, इट्स वेरी न्यू टू मी, लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल में कहीं, मतलब सुना तो है मैंने, यूजुअली क्लाइंट्स के वहां से सुना है, इधर उधर केसेस सुने हैं, बट लाइक मेरे इमीडिएट सर्कल में नहीं सुना है मैंने। मे बी लाइक मैं अभी थोड़ा ज्यादा यंग हूँ, बट आई हैड फ्रेंड्स जो ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो 24 साल में उसकी शादी हो गई थी, नाउ ही इज फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, वहां पे तो हो ही जाती है, और फिर वो हो जाता है, एंड देन नाउ ही इज गॉट अ किड, जो भाई जो मतलब 5 साल का बच्चा है उसका, वो 2nd क्लास में हो गया यार अभी, तो वो बाप बन गया। सो व्हाटएवर, द पॉइंट बीइंग कि इधर सबके बच्चे हो गए हैं, और जो उनकी अरेंज मैरिजेस हुई हैं, तो जो ऐसे फैमिली टू फैमिली अरेंज मैरिज होती है, उसमें हैव यू सीन दीस केसेस आल्सो हैपनिंग, एंड इज इट अ बिग परसेंटेज? So lot of people ask me कि भैया अरेंज मैरिज में ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, और टाइप ऑफ अरेंज में? मैरिज आल्सो, कि एक जैसे मान लो यार, केजरीवाल गेटिंग मैरिड टू शीला दीक्षित, केजरीवाल सन शीला दीक्षित डॉटर, वैसा मतलब कास्ट में सही हो गया, बढ़िया गेटिंग मैरिड, लॉयर, 2 फैमिली, एक होता है कि शादी.com, हाँ, मतलब सिंघानिया और वो चोपड़ा की शादी, जैसे जो पुराने जमाने में होता था, लाइक सबसे अमीर टाइकून्स, अंबानी अदानी गेटिंग मैरिड, उस वाले सीन में। और एक है वो शादी.com पे गए हैं, वहां पे हो रहा है कुछ, तो उसमें कोई डिफरेंस? तो जिस तरह से मैंने देखा है, अगर आप डिफरेंसेस देखोगे, अरेंज मैरिज वो भी खुद की कास्ट में थोड़े रेफरेंस के थ्रू, या फिर इंटरनेट के थ्रू, या फिर कोई लव मैरिज, स्टैटिस्टिक्स वाइज देखा जाए तो मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं। पर मैंने ये जरूर देखा है कि हस्बैंड्स जो अरेंज मैरिजेस से आते हैं, उन्होंने कभी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा होता है वाइफ के साथ, टू बी वाइफ के साथ, तो वो थोड़ा सा और ब्लाइंड साइडेड जाते हैं कि भाई इस पर्सन की पर्सनालिटी क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस तरह से मैनेज होती है, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से होता है, crucial communications, right? It's one of these books that I think crucial conversations. Crucial conversations. Yes. Is one book that is on my bucket list. I'm not really read it, so don't. नहीं, I mean मैंने भी नहीं पढ़ी, but all of us know. सुन रखा है bucket list. Same है नहीं, मैं तो पढ़ने भी नहीं वाला हूँ, और हमें पता है कहाँ से recommend हुई है, एक ही जगह से recommend हुई है हमें। तो ये जो मतलब so they go in blind because उन्होंने लड़की के साथ time नहीं spend करा, and what I believe, since we have a dating channel यहाँ पे, like मेरे हिसाब से तो एवरीवन शुड हैव सम अमाउंट ऑफ डेटिंग एक्सपीरियंस, ताकि तुम्हें पता हो, एक तो तुम लड़की कौन सी तुम्हें पसंद है। जैसे इफ आई हैव डेटेड 4 or 5 women, नॉट साथ में, बट एक करके थोड़ा रिलेशनशिप हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई नहीं हुआ है, पहली लड़की के साथ मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई फील कि मैं एक बेटर पोजीशन में, जब मैं सोच रहा हूँ शादी कर रहा हूँ, देन आई एम मच मोर श्योर, लाइक ये ट्रेट्स मुझे नहीं पसंद है और ये ट्रेट पसंद है। नाउ ऑफ कोर्स वो लड़की झूठ बोल सकती है, वो फेक कर सकती है, बट एनीवे अगर डेटिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास, प्लस मैंने उस लड़की को थोड़ा टाइम डेट करा है। जैसे एक टेस्ट होता है हमारा, द ट्रैवल टेस्ट। मतलब ट्रैवल टेस्ट में क्या होता है, अगर तुम 1 हफ्ते का ट्रिप लड़की के साथ ट्रैवल पे जा रहे हो और वहां पे तुम्हारी ज्यादा लड़ाइयां नहीं हो रही और तुम एक दूसरे को झेल पा रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, देन यू कैन मे बी सर्वाइव अ मैरिज, मे बी वो भी। बट अगर तुम 1 हफ्ते का ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे फ्लाइट डिले हो गई, अब कितना गुस्सा आ रहा है किसको, बैग खो गए, अब वो कैसे बिहेव कर रही है वहां पे, या तुम्हें क्या बोल रही है, तुमसे कुछ गलती हो गई ना, हाउ इज शी डूइंग दैट, और फिर तुम जब 4 दिन 5 दिन होटल में हो, या फिर जब तुम 12 घंटे के लेओवर पे बैठे हुए थके हुए, तो लॉट ऑफ द ट्रू थिंग्स कम आउट। तो एक ट्रैवल टेस्ट हम फॉलो कर सकते हैं, बट उसे लाइक एग्जैक्टली यू गो इनटू अ बेटर पोजीशन जब तुम शादी में जा रहे होते हो। श्योर। बट अगर हो गया तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट आफ्टर दैट दैट्स स्टिल हेवी पॉसिबिलिटी। Statistics wise everyone has an equal opportunity to get screwed. Exactly. ठीक है, मैं थोड़ा आइडियलिस्टिक ज्यादा हूँ कि अगर हम प्रॉपर्ली डेट करेंगे और हम प्रॉपर्ली मिलेंगे और फिर सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम अगर सेंट कोलंबस से हैं और लड़की अगर सीजेएम से है, तो शायद ना करें हमारे साथ ऐसा। मतलब कि अगर हम एक अच्छे स्कूल से हैं, या फिर हमारी अपब्रिंगिंग बेसिकली जैसे हमारी अपब्रिंगिंग है वैसी अपब्रिंगिंग किसी की सिमिलर है, तो मे बी ना हो। बट लाइक नाउ दैट आई से इट आल्सो, मेरे को लग रहा है कुछ है नहीं वहाँ पे। इट्स जस्ट अबाउट कि मैंने कितनी बात करी और हमने कितना डेट करा है, एंड हाउ मेनी डिफिकल्टीज वी गॉन थ्रू प्री मैरिज, और हमने वो सॉल्व करी हैं ताकि पोस्ट मैरिज इट कैन स्टिल बी सॉल्व्ड in an idealistic situation. Sure, I mean I've seen those marriages fail as well. नहीं 100% bro, but still थोड़ा better chance है. Sure. But would you say to like not get married at all then? Well, I am nobody to say that. I have not gotten married till now. I have very conflicting views. One day I want to be happily married and have 5 children. The other day I wake up and I say I want to be a bachelor for life, enjoy the single life, and then when I die, I'll have an existential crisis about what am I leaving behind. So you're never leaving anything behind, bhai. Challenges both ways. All ego. विपश्यना में बताएंगे हमें, सब ego है. In the end, इतना समझ लो कि अगर आपको लगे कि arrange marriage वाले
बच जाएंगे इन सब चीज़ों से, वो भी नहीं होने वाला। और अगर आप सोचो कि ये लव मैरिज वाले इसमें कॉन्क्रीट है और कोई टेंशन नहीं होने वाली, देखो दोनों तरफ से दिक्कत है। सिंपल सी बात ये है, परख के पहले चलो शादी से पहले। और मैं एक हमेशा हस्बैंड्स को कहता हूँ, टू बी हस्बैंड्स को बोलता हूँ कि अगर तुमको कोई रेड फ्लैग दिख रहा है ना, तो उसको नजरअंदाज मत करो ये सोच के कि जी मैं तो फालतू का सोच रहा हूँ। तुम्हारी भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट में कहीं ना कहीं तुमको देख के शक होता है। अगर शक होता है तो मैं कहता हूँ एक चीज को करने से पहले जिसमें इतने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, 100 बार सोचो और उसके बाद कदम लो, और ना करो वो दैट इज ऑलवेज बेटर कंपेयर टू कि हाँ जी इसको कर देते हैं। दैट्स ऑल आई लाइक टू से अबाउट दिस। आधे टाइम लोग डेस्परेशन में कर लेते हैं क्योंकि उनको कोई और ऑप्शन नहीं होता है और उनको कोई और लड़की नहीं मिलती है। उन्हें लगता है एक लड़की तो मिली है, इसी से शादी कर लेते, इसको छोड़ देंगे तो क्या ही मिलेगा। या यू नो दैट थिंग कि अब मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ, मैं 30, 35, 40 का हो गया हूँ, अब ये चली जाएगी तो कोई और नहीं मिलेगी मुझे। सो वो स्कैर्स माइंडसेट से वो चले जाते हैं वहाँ पे, विच इज व्हाट आवर मिशन इज आल्सो, टू गिव चॉइस एंड गिव अबंडेंस टू मेन आउट हियर, कि इस कैश माइंडसेट से कभी भी कोई डिसीजन ना लें। तो अब हमने जान लिया क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या जो मेरे क्वेश्चंस थे वो। अब जो 3 प्रिकॉशंस की हमने बात करी थी, वो 3 प्रिकॉशंस क्या हैं जो हम ले सकते हैं शादी के पहले। एंड आई थिंक ये हमेशा ही लेने चाहिए हमें। दैट्स व्हाट यू वुड रेकमेंड, राइट? कि ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम्हें लग रहा है तभी लो, बट दीज आर सर्टेन प्रिकॉशंस दैट इफ अ मैन इज गेटिंग इनटू मैरिज ही शुड बी टेकिंग। Correct? Almost always these 3 principles are universally applicable. The majority of the husbands I have seen, उनको ये 3 चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ऐसा ही करना है। अब जो ये 3 प्रिकॉशंस है ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि इनको अपने आप को कन्विंस करना, अपने माँ बाप को कन्विंस करना और अपनी टू बी वाइफ और उसकी फैमिली को कन्विंस करना, ये तीनों चीज़ों में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और मैं एक एक टैकल करके मैं समझाता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्यों होगी और उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये कॉन्वर्सेशन करनी है। बिल्कुल। पहले चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई देखो, अगर सोच रहे हो कि मेरे को शादी करनी है तो ये सोच के करना, स्पेशली अरेंज मैरिज में थोड़ा और केयरफुल होके करना कि जी तुम्हारे और तुम्हारे टू बी स्पाउस के बीच में ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी ना हो। फॉर द प्रिसाइज पहले जो बात करी गई चीज़ थी कि अगर तुम भाई लाख रुपए कमाते हो और तुम्हारी बीवी जो है कुछ भी नहीं कमाती है या फिर 20-30 हज़ार रुपये कमाती है, तो तुम्हारे ऊपर अगर कोई मेंटेनेंस का केस लगता है शादी के 1 दिन बाद भी, तो भी कोर्ट ये नहीं देखती कि जी बीवी ने गलत किया है नहीं किया है। पति के पास प्रूफ है कि जी बीवी मेरे ठुकाई कर रही थी और उसके बाद मतलब कोर्ट गई है, कुछ नहीं देखती। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि क्या शादी हुई थी, क्या पति कमाता है इतने पैसे और बीवी ये इनकम डिस्पैरिटी, और तीसरा क्या कोई एलिगेशन है कि मेरे को मारा गया। तो बीवी के पास कोई प्रूफ नहीं है, वो बोल रही है कि जी बस मेरे को मारा, दैट्स इट, और उसमें भी दिक्कत पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सोच के चलना कि अगर तुम किसी लेडी से शादी कर रहे हो जिसमें तुम्हारी और उसकी इनकम में, नेटवर्थ में बहुत ज़्यादा गैप है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तुमको हो सकती है। एक क्रेजी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो दिस लेडी रीच्ड आउट टू मी वंस और वो कहती कि जी मेरे पति की नेटवर्थ कुछ करीबन 150-200 करोड़ है, पर उस कमीने ने मुझे सिर्फ 8 करोड़ रुपए दिए। और मेरा तो मन था कि मैं उसकी जान खा जाऊं। एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि उस लेडी के ऊपर क्या बीती होगी। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस थिंग, पर जी अगर मेरी नेटवर्थ 150 करोड़ है तो 8 करोड़ भी मेरे को भी बहुत बीतेगी। पर इन एनी केस, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर थोड़ा सर्कमस्पेक्टफुल रहो कि जी अगर मैं किसी ऐसी लेडी से शादी करता हूँ जिसके और मेरी और उसकी इनकम में काफी सिमिलैरिटी है, या थोड़ा सा बस 10-20-30% का फर्क है, 1,20,000 सब में चल जाता है। पर अगर उससे ज्यादा हुआ तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर तुम ये कहो कि भाई मेरे पास इतना फेथ है कि अगर मुझे पता है कि ये चीज नहीं होने वाली, या फिर मैं भाई इतना प्यार करता हूँ इस औरत से कि अगर ये मेरे ऊपर डाल भी देती है ये केस और या मुझे देने भी पड़ते हैं तो भी मेरे को चलेगा। पर ये सोचो कि जी ये वो लेडी, ये वो देवी है जो मेरे ऊपर कभी भी झूठा केस नहीं करने वाली।
मैंने अच्छे से अच्छे लोग देखे हैं जो जाके झूठे केस करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहते हैं, बट क्योंकि उनको उनके आसपास के लोग, फिर उनके रिश्तेदार, फिर वकील सब ये बोलते हैं कि अगर तुमको स्लाइटेस्ट सेंस ऑफ जस्टिस चाहिए, या वो छोड़ो, अगर तुमको एक जल्दी डिवोर्स चाहिए तो भी तुमको ये सब लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाया तो सालों तक घिसकते रहना, ना तुमको एक पैसा मिलेगा, ना तुमको डिवोर्स मिलेगा, ना तुमको कुछ मिलेगा, इसलिए करना ही पड़ेगा। तो अच्छे से अच्छा इंसान भी जब शैतान के चंगुल में आता है तो भैया उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। कोट एकदम ऐसे हो गया, शैतान के चंगुल में। तो Popping the collar, शैतान का नाम लेते ही। So that's one problem that men should understand. This is something which is happening. Don't simp. This is called simping. Sure. Like like लड़की है तो बस सब कुछ perfect ही होगा. Stop judging people by what they say, but their actions और actions भी बाद में ही पता चलेंगे. So just be smart about it rather than being like नहीं. But अच्छा ठीक है, इसमें let's say we're earning 1 lakh. Yeah. But I go to a club और मेरे को कोई लड़की मिलती है and she's just trying to earn 20,000, 30,000, but we really connect. तो शादी नहीं करनी चाहिए। That's where I leave it to you. I say अगर इतना प्यार है उस देवी से जिसको आप नाइट क्लब में मिले हो, नाचते नाचते बस प्यार हो गया, तो सोच के रखना ये बात। मतलब मैं उस सेंस में भी कह रहा हूँ कि जैसे हम क्लब में मिले हैं एंड शी इज जस्ट स्टार्टिंग टू वर्क, अभी 23-24 साल की है एंड आई एम 30, उसने स्टार्ट ही कर रहा है, तो नेचुरली शी विल बी अर्निंग लेस लाइक अराउंड 30, और अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो ऑफ कोर्स कम ही होगा, बट इवेंचुअली शी विल स्टार्ट अर्निंग मोर आल्सो ना। तो वो बट फिर भी एक रिस्क है जो मैं ले रहा हूँ। करेक्ट, ओके ठीक है, बट लाइक अब जैसे मैं 30 का हो गया हूँ या तुम 30 के हो गए हो, तुम 35 के हो गए ब्रो, तब तक द पूल ऑफ वुमेन दैट वी कैन चूज फ्रॉम छोटा होता जाता है, बिकॉज सबकी शादी होती जाती है, राइट? सबकी शादी हो रही है, राइट? सो द यंगर क्राउड इज द वन हु इज मोर अनमैरिड, हु आर नॉट मैरिड, तो हमारा चांस तो ज्यादा यंगर क्राउड के साथ ही होने वाला है। तो उस वाले पे फिर दुविधा में हम क्या कर रहे हैं तो एक फंड बना लो, बस एक फंड बना लो, शुगर बेबी फंड, शुगर बेबी फंड। ओ तो उससे अच्छा बेटर हैव शुगर बेबीज देन हैव अ शुगर बेबी फॉर लाइफ। शुगर वाइफ, शुगर बेबी, शुगर or I mean go marry somebody who's older than you are, maybe who if we can find, and of course if we can find, sure, yeah, and connect and like lot of things there also, but yeah, नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार शादी करने में, like सालमा हायक आ रही है, कहाँ किसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Anyway, let's move on। ठीक है, तो तुमने बता दिया यहाँ पे ये पहला प्रिकॉशन ये है। क्या अब चलो इसमें तो कुछ लाइक हम टैकल नहीं कर सकते, राइट? इसमें तो कुछ टैकल करने, कोई कॉन्वर्सेशन करने वाला है ही नहीं, राइट? इट्स जस्ट कि हमें पहले सोचना है अगर हम वो डिसीजन ले रहे हैं उसके पहले ही, ठीक है? अब जैसे मान लो अगर कोई एक वुमन इज अर्निंग 1 लाख एंड अ मैन इज अर्निंग लेट्स से 10 lakhs एंड शी हैज अ जॉब जिसमें लिमिटेड ग्रोथ है, अ मैन हैज अ स्टार्टअप जिसमें 10 lakhs और 20 लाख करेगा, तब भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज लाइक आई मीन in this day and age there's less women entrepreneurs. Well, and that is why I have a lot of entrepreneur friends who are struggling quite a bit to find a good bride for themselves because they earn so much money. मैं पैसे थोड़ा ना देख रहा होता हूँ कि वो पैसे कितना कमा रही है भाई, like for me when like or anyone for men in general, जो I think हमारी बात भी हुई थी एक बार, I was telling you कि शादी के टाइम पे या रिलेशनशिप के टाइम पे व्हेन आई एम कंसिडरिंग डेटिंग समवन और मीटिंग समवन, मेरे दिमाग में क्राइटेरिया कभी नहीं होता है कि यार ये लड़की पैसा कितना कमा रही है या कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रही है या क्या कर रही है, लाइक इट्स नेवर इवन इन माय माइंड बिकॉज आई नो कि पैसा तो मुझे कमाना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ये कितना कर रही है, राइट? But if she's not earning anything or if she's earning abysmally low compared to you, then it's going to be a problem for you in the future if disputes arise. Correct. So correct. That's always a risk that you have to understand that you're willing to take. Or if if you have the mindset that one of our friends has, who said कि भाई देखो पापा कहते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी नेटवर्थ 100 करोड़ है, तो अगर तुमको देने भी पड़ गए 10-20 करोड़ रुपए तो क्या फर्क पड़ता है, फिर से बना लेना भाई, दे दो, खत्म करो, आगे बढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं वो भी ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ मतलब ठीक है ब्रो, वो भी अगर लाइक इतना परेशानी है, जस्ट लाइक इट्स लाइक टैक्स यार, श्योर 30% टैक्स देना पड़ता है ना, कि तेरी 100 करोड़ नेटवर्थ है, तुमने 30% टैक्स दे के करा है, मतलब तुम्हारी 130-140 करोड़ तो नेटवर्थ पहले होगी ना, तभी तो तुमने 30% टैक्स दिया, जितना भी वो मैथ में आ रहा है। Absolutely.
तो 30% और टैक्स दे दिया हमने यार. दे दिया. That is why ladies hit up the man, don't use a rubber, say is my baby daddy, ऐसा and नहीं then होने walk वाला away है. with a big fat paycheck. भाई ऐसा नहीं हो रहा है. यूज अ कॉन्डम. और ऊपर से वो कॉन्डम डस्टबिन में नहीं जाता है. वो बिफोर आई टाई Hot इट अप, sauce. बिफोर आई टाई इट अप, इट गेट्स फ्लश डाउन एंड देन in the dustbin. Hot sauce baby. Fucking shit. But यार but ये cases होते हैं यहाँ पे, like you know, girl gets pregnant being like, वो that's US mainly ना, Drake and shit. ठीक है, चलो next point पे आते हैं. Okay, in terms of the second precaution that guys should be taking, another very controversial topic, but you should after marriage कुछ टाइम के लिए, जब तक आपको 100% ये पक्का नहीं पता कि भाई ये शादी किधर जा रही है, झगड़े हो सकते हैं, कंपैटिबिलिटी है या नहीं, तब तक शादी के बाद कम से कम जिस घर में रह रहे हो उस घर के वो घर ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम या तुम्हारा कोई रिश्तेदार उसको ओन करता हो. हमेशा बेहतर ये है, मैं कहता हूँ कि किराए के घर में रहो, क्योंकि जैसे हमने पहले बात करी थी 1-2 साल के लिए, जब तक तुमको पक्का नहीं है कि भाई ये शादी चलेगी या नहीं. क्योंकि डिफिकल्टी क्या होती है, जैसे हमने पहले बात किया, आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जी अगर घर पे कब्जा हो गया तो फिर वो छूटता नहीं है, और फिर यही होता है कि भाई मकान दो और फिर जाओ, या फिर मकान की आधी वैल्यू दे दो अगर मकान काफी बहुत ही अच्छा है तो. पर प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि कई बार जब रिश्तेदारी बन रही होती है तो लड़की वाले स्पेसिफिकली पूछते हैं कि भाई तुम किस घर में रहोगे, खुद के घर में रहोगे या किसी किराए के घर में रहोगे, कि तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है और तुमको बाहर निकाल दिया जाए अगर पैसे 2-3 दिन खत्म हो गए. अब उसमें क्या है, मैंने कई बार देखा है कि जब ये शादी की बातें चल रही होती हैं तो लड़के वाले दिखा रहे होते हैं कि जी देखिए हमारा ये आलीशान घर है जिसमें लड़की शादी के बाद रहेगी, ये देखिए ये अच्छा फ्लैट हमने नया लिया है जिसके अंदर लड़का लड़की साथ में रहेंगे. अब ये चीजें जब होती हैं तो इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. इतनी बार मैंने देखा है कि जी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वकील कहता है हाँ जी जाओ और कब्जा कर लो घर के अंदर, और अगर एक बार कर लिया देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम. और इसी वजह से जब तक कंफर्म ना हो, अंदर तुम्हें पक्का नहीं पता कि हाँ जी, और देखिए शादी के चाहे 2 महीने हुए हो या 2 साल हुए हो या 20 साल हुए हो, शादी के बाद अगर फिर ये झगड़ा हुआ और फिर लेडी कहती है कि मुझे कब्जा चाहिए घर पे, तो कोर्ट तो कब्जा देगी ही ऑन द मियर एलिगेशन की मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ. तो जब तक तुमको बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए कि जी ये शादी चलेगी, तब तक मैं कहता हूँ किराए पे रहो, बेहतर है. अगर कोई मकान भी है तुम्हारा खुद का, उसको भी भाई साहब किराए पे चढ़ा दो और फिर उस किराए को लेके फिर कहीं और का किराया दे दो, दैट इज फार बेटर. और जिनकी शादी हो चुकी है, बाई चांस वो देख रहे हो, भाई अगर बीवी घर छोड़ के जाती है ना तो सबसे पहले घर बेच दो. और मैं ये बात बोलता हूँ, लोग कहते हैं भाई कैसे बेच दें, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है भाई, या फिर हमने इतनी मेहनत से ली है, या फिर कि जी सेल डीड पे स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी इतने की पड़ जाएगी 2-3% के हिसाब से. मैं कहता हूँ having 98% of something is still far better than having 0% of everything. Correct. So all of these situations बहुत you have to be mindful of. घर बेचना तो जैसे मैं भी बोलता हूँ ना, Absolutely. like but now another aspect to it is, now the question is भाई हम अपने घर वालों को कैसे समझाएं कि घर बेच दो, लड़की वालों के कैसे समझाएं कि शादी के बाद हम किराए के घर पे रहेंगे. Correct. और साथ में नहीं रहेंगे. Correct. इसका भाई सिंपल सा फंडा है, लड़की वालों को ये मत बताओ कि जी कानून ऐसा है, क्योंकि वो तो यही बोलेंगे आप कानून की बातें करे जा रहे हो, आप शादी मत ही करो, वो बेहतर है. तो इसका सल्यूशन यही है कि जी घर वालों को समझाओ अपने कि अगर हम शादी के बाद ऐसे घर में रहते हैं जो जिसमें मैं मालिक हूं या आप लोग मालिक हो, तो उसका कब्जा जा सकता है अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो. इसलिए बेहतर ये है कि कुछ टाइम के लिए किराए पे रहे. और फिर अब अगर कोई एक्सक्यूज देना है या पहली बात हो चुकी है, या फिर मैं हमेशा कहता हूँ भाई बात क्लियर करके चलो, ये वाली हरकत मत करो कि जी शादी लड़की पटाने के लिए, शादी के लिए तुम लंबी लंबी कहानियां बता रहे हो जी हम इतना कमाते हैं और हम ऐसे घर में रहते हैं और हमारा लाइफस्टाइल ये, और शादी के बाद पता चले ये तो भैया टाटा फिस है. यू डोंट वांट टू बी इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो. इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ऑनेस्ट, एंड जो भी होता है उसको आने दो. बल्कि ये कि नहीं जी ऐसा कर दे, जी ऐसा कर दे, अरे भाई कभी तो पकड़े जाओगे. Maintain honesty, that is far better in a relationship, in a matrimonial setup, far more. Correct. तो ब्रो इसमें अगर
मान लो हमने खरीदा है, जैसे पुश्तैनी घर है तो उसमें तो लगेगी, बट अगर मान लो मैंने EMI पे 20 साल की इंस्टॉलमेंट पे मैंने घर खरीदा है, शादी होते ही हमने साथ में खरीदा है, ठीक है, और अगर वो मतलब ठीक है, इसके दो सिनारियो ले लेते हैं, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज मे बी उसमें मान लो मैंने शादी के 2 साल पहले खरीदा है, या शादी हो गई तो मैंने खरीदा है, मैं भर रहा हूँ, मेरा नाम है उस पर, पहला सिनारियो ये। दूसरा सिनारियो, लड़की ने और मैंने मिलके जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसमें मे भी शायद पता नहीं होता है नहीं, वो आधा पैसा दे रही है, आधा मैं दे रहा हूँ अपनी जॉब से, तो ये दो सिनारियो में क्या होता है उसमें? ओके, पहले सिनारियो में ऐसा हो रखा है कि मेरा क्लाइंट कहता जी मैं EMI पे कर रहा हूँ, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, बीवी अगर घर में घुस गई तो EMI तुमको देनी पड़ेगी, और कब तुम मकान को बेच भी नहीं पाओगे, तो तुम्हारे ऊपर ये एक राक्षस बन के बैठ जाएगा, और उसके तुम बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। और यही हुआ था कुछ महीने पहले। व्हाट आई एम आस्किंग इज, मैंने मतलब वो विल कंप्लीट कि वो कुछ महीने पहले हुआ था, बट जैसे मैंने EMI नहीं दी तो बैंक आके वो कब्जा नहीं लेगा उसको, बैंक बोलेगा भाई हमारा घर है लो, और लड़की को बाहर ही निकालेगा बैंक नहीं, ऐसा नहीं होता। बैंक ऐसा नहीं करेगा, बैंक तुम्हारे ऊपर केस डालेगा रिकवरी का। तो मैं नहीं दूंगा भाई, मतलब बैंक क्या करते हैं लोन के बाद, वो तो रिकवरी एजेंट आते हैं, आ जाएंगे, क्या उनके थोड़ा ना, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये भी एक बहुत फैसिनेटिंग सी बात है, क्योंकि अगर बैंक वाले जो है पहले तो वो कब्जा लेने भी जाएंगे, और उसमें लड़की जो है वो अपना इम्प्लीडमेंट कर देगी कोर्ट के अंदर कि जी मैं यहाँ पे विक्टिम ऑफ अ क्राइम हूँ, तो हस्बैंड को बोला जाए। तो वहां पे भी दिक्कत क्या होती है, अगर तुम EMI पे करनी बंद कर दोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक और प्रोविजन है ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का। तो कोर्ट बोलेगी ठीक है, तुम लड़की को 50,000 रुपये महीना देना शुरू करो, या 1 लाख रुपए महीना देना शुरू करो, जो ये मकान का किराया आता है, या उसकी वैल्यू के हिसाब से किराया देना शुरू करो। फिर हम लड़की को बोलेंगे कि तुम इस ऑल्टरनेट अकोमोडेशन में शिफ्ट हो जाओ। और दूसरी बात ये कि अगर तुम बैंक की EMI पे करना बंद कर देते हो, तो बैंक जो अपनी पेनल्टी, सरचार्ज और फाइन वगैरह वगैरह लगाती रहती है, उसकी वजह से तुम्हारी प्रॉपर्टी जो वन वे और दी अदर वो तो ले ही लेगी, पर उसके बाद भी उसको ऑक्शन भी करेगी अपने ही जुगाड़ में लोगों को, जिसकी वजह से 20, 30, 40% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मिलेगी तुमको, और फाइन सरचार्ज की वजह से वो जो लोन अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, और उसके बाद पक्का पूरी प्रॉपर्टी को खा जाने के बाद भी बैंक अब तुम्हारे ऊपर फिर केस फाइल करेगी कि जी अभी तो ये अमाउंट बचता है, और ये भी अल्टीमेटली तुम्हें अमाउंट देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बेहतर, सबसे बेस्ट ये होता है अगर झगड़ा हुआ, और मैंने यही बताया अपने एक क्लाइंट को कुछ महीने पहले, जो कहता मैं EMI दे रहा हूँ, बीवी अभी बाहर है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मकान बेचो। तो क्लाइंट कहता जी मार्केट अभी बड़ी खराब है, अभी कैसे करूँगा। मैंने कहा भाई नुकसान में बिक रही है, बेचो सबसे पहले। और थोड़ा टाइम लगाया क्लाइंट ने, बीवी आके घर के गेट पे खड़ी हुई है कि जी मैं तो अंदर घुसूंगी, और मैंने बोला घुसने मत देना, यही डायलॉग मारना, मेरी लाश के ऊपर से नीचे के ऊपर से निकलेगी। और उसने अंदर नहीं जाने दिया, मकान को बेच दिया, जिसकी वजह से वो बच गया। अभी तक काफी ऑलमोस्ट 1 साल होने को गया है, क्लाइंट बचा हुआ है फ्रॉम एनी एक्शन, पुलिस से भी बचा हुआ है, इसमें इस बड़े आफत से बच गया, और मेंटेनेंस भी नहीं देनी पड़ रही क्योंकि बीवी खुद कमाती है। बट जो दूसरा सिनारियो है जिसके अंदर पति पत्नी दोनों ने पैसा लगा के लिया है, वो एनीवेज शी इज पार्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बट क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर तो एक कंप्लेंट लगाई जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे को हक रहना चाहिए। बट जब एक अगर मकान को बेचना है, कॉमन मकान को यूजुअली स्पाउस बेचना चाहता है जब डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए स्पाउस ये नहीं कह सकता जी मेरा कब्जा तो मैं बेचूं। स्पाउस को जाके एक सिविल सूट फॉर कंपेलिंग द अदर पर्सन, या फिर सिविल सूट फॉर पोजेशन अगर हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी है, ये करना पड़ेगा। तो इस वजह से there are a lot of permutations and combinations. Correct. But long story short, अगर वाइफ भी इन्वेस्टेड है तो उसमें फिर वो ज़्यादा दिक्कत यूजुअली नहीं करती है। यूजुअली दिक्कत तभी होती है जब तुम कमा रहे हो, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम मालिक हो, और उसमें बीवी फिर अपना अंदर आके रहना चाहती है। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये ऐसे सीन हो रहे हैं तो हमें ये प्रिकॉशन लेना है बेसिकली कि भाई रेंट के मकान में रहो, सिंपली पुट। ऑलराइट, ठीक है। अब थर्ड प्रिकॉशन क्या है यार यहाँ पे? Third precaution is that you enter into what I call a quasi prenup. अच्छा, प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट हम सब ने सुन रखे हैं। अब मैं ये कहता हूँ भाई ये प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट नहीं साइन होएगा, क्वाजी प्रीनप होगा, क्योंकि इंडिया में ये बात बहुत बार हो चुकी है कि जी कोई प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट वैलिड इंडिया में नहीं है। अच्छा, सिंपल सा फंडा ये कहती है कोर्ट कि एक प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट एंटर इनटू बाय बिटवीन टू पीपल
which is a sort of an agreement, is the contract. And any contract entered into between parties, which is, or any agreement entered into between parties, which is in contravention of the law of the land, it is not enforceable. So prenup is not the law of the land. नो एक प्रीनप ये कहता है कि जो कानून है उसको हम बाईपास करके आपस में अग्री कर रहे हैं कि ये चीज होगी, अच्छा, पर कानून कुछ और प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और कई बार कह रखा है कि जी एक प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ विल बी वॉइड। अब अगर तू और मैं एक अग्रीमेंट करते हैं कि जी मैं तेरे को चाकू मार रहा हूँ, तेरा खून कर रहा हूँ, और आई विल नॉट गो टू जेल फॉर योर मर्डर, करेक्ट, तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, बिकॉज हम अपना लॉ बना रहे हैं खुद, उस लॉ को हटा के कि हमने लॉ बना लिया है अपना। एब्सोल्युटली। नाउ सिमिलरली अगर मैं अपनी बीवी से लिखवाता हूँ कि मैं आगे जाके कभी भी तुम्हारे ऊपर डाउरी हरासमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं करूंगी, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसको ये एक तरह से उसके ऊपर बाधा डाल रहे हो फ्रॉम, जिसको कहते हैं अवेलिंग ऑफ हर लीगल रेमेडी। तुम लेडी को रोक नहीं सकते हो जो भी वो करना चाहती है, एटलीस्ट कानून में अपनी जाके रेमेडी सीख करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जी प्रीनप इज नॉट वैलिड। पर मैं कहता हूं कि शादी के टाइम, शादी से जस्ट पहले और शादी के जस्ट बाद ऐसी काफी सारी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसको अगर तुम कोडिफाई करके पेपर पे लेकर आते हो तो उससे फॉल्स केसेस ए होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरा, अगर फॉल्स केस होते भी हैं तो तुम्हारे पास एडिक्वेट प्रूफ है कि जो झूठे एलिगेशंस लगे हुए हैं वो एक्चुअली ऐसा सच्चाई नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्वाज़ी प्रीनप में अब काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, शादी में कितना खर्चा हुआ, ज्वेलरी का क्या सिचुएशन, कौन कितना कमाता है, कैसे कमाता है, सारी चीजें जो आगे जाके तुमको फॉल्स एलिगेशंस में झेलनी पड़ रही हैं, वो तुम पहले ही अपना एक लगा लो कि हाँ जी ये चीजें हमारी अग्री हुई है कि ये हमारा स्टेटस है, ये खर्चा है, ये ज्वेलरी है, ABC, all other things, whatever is there, and there are many things to it, but as a brief like introduction to this thing, कि शादी में कितना खर्चा हुआ है, गोल्ड कितना एक्सचेंज हुआ है, if there is any gifts being given, any वही शगुन and all of that stuff. yes, and सबसे बड़ा of course कि कोई दहेज ना तो मांगा गया ना ही लिया गया, ये चीज लिख दो। and of course अब आगे बढ़ते हैं, उसकी वाली बात भी है कि जी प्रॉब्लम क्या आती है ये प्रीनप डॉक्यूमेंट साइन करवाने में। पहली बात तो अगर आप दहेज लेके फिर लिखवा रहे हो दहेज नहीं लिया, तो वो दूसरी पार्टी भी कहती है भैया तुम किस एक नंबर के कमीने हो, तो वो साइन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर बिल्कुल सच्चाई है और तुम जाके लड़की वालों को ये बोलते हो कि जी देखो सिर्फ सच लिखा है, इस वजह से लिखा है और आगे कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ इसके लिए लिखा है, तो कर लो, तो उसमें चांस थोड़ा ज्यादा होता है करने का। अब काफी लोग कहते हैं जी मैं तो ये बोल नहीं सकता, तो उसका मैं सोल्यूशन ये बताता हूँ कि जी आपको ये बोलना ही नहीं है कि जी मैं कह रहा हूँ या मेरी मम्मी कह रही है या मेरे पापा कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये बोलो कि मेरा जी ये दूर का रिश्तेदार है, ये एक कमीना है, ये दिल्ली में बैठा हुआ अमीश अग्रवाल, तो कजन है मेरा दूर का। अब भाई डजंट मैटर लाइक कितने डिग्रीज अपार्ट का कजन है, वो कहता है कि जी ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, तो हम तो नहीं करना चाहते जी, वो उसने कहा है कि करना है। अब अमीश हो या कोई भी हो जो मेरा वकील है, जो रिश्तेदार है दूर का, जो कहता है, और उसमें भी फिर सवाल ये उठता है कि अच्छा जी आप विश्वास नहीं करते हो जी, आप शादी के टाइम पे आप ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहते हो। अब क्लोज फैमिली फ्रेंड वो आके बोलता है कि जी शादी पक्की हो गई है, हम आके कह रहे हैं जी कॉन्ग्रेचुलेशंस जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं उसको बोल रहा हूँ साइड में कि भाई देख लो ये कागज ना तैयार कर लो क्योंकि नुकसान हो सकता है बाद में। तो हंसते हंसते आके सबको बताता है अरे भाई ऐसी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं, तुम पहले ही अपनी चालू हो जाओ। और फिर जब कुछ महीने के बाद भाई साहब के लगते हैं और बीवी धमकाती है तो फिर याद आता है कि अमीश बाबू ने कुछ कहा तो था पहले जो हम सुन लेते तो काफी फायदा हो जाता। तो अगेन वही बात मैं फिर से कहता हूं, इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन पहले ही कर लो। और अगर कोई कहता है कि जी आप शुरुआत ही ऐसे कर रहे हो, हम तो जी नहीं करना चाहते, ये क्या बात होती है, तो मे बी तुम ये सोचो कि ये भी एक शायद रेड फ्लैग
है। करेक्ट। पर्सनली माय ओपिनियन, एंड ऑफ कोर्स ये तीनों प्रिकॉशंस जो मैंने बताए हैं ये काफी कंट्रोवर्शियल से हैं। कौन इतना सोचता है कि हाँ भाई मेरी कमाई और इसकी कमाई में इतना फर्क नहीं है तो मेरे ऊपर क्या बाधा पड़ सकती है? कौन सोचता है कि नहीं जी शादी के बाद अगर मेरा खुद का घर है मैं उसमें नहीं रहूंगा, मैं किसी किराए के घर में रहूंगा? और कौन सोचता है कि शादी के वक्त मैं ये कागज आगे करूं इसमें ये लिखा है भाई तुम साइन करो, कोई दहेज नहीं लिया गया ना दिया गया है, शादी के खर्चे क्या क्या हुए हैं, कितना कौन क्या कमाता है, all of these other things. Very, very controversial, very uncomfortable. But I'm sure कि क्षितिज you'll also agree कि भाई लाइफ में ना जितने तुम्हारी ability to have uncomfortable conversations बढ़ती है, करेक्ट, उतना ही तुम्हारी लाइफ बेटर होती है, उतना ही तुम बेटर डिसीजंस ले पाते हो और उतना ही तुम अपनी जिंदगी से खुश रह पाते हो, because you are able to come from a place of concrete resolve rather than उसने ये बोला rather than being like a people pleaser bro. Absolutely. Like having good boundaries कि यार ये मेरी boundaries हैं और ये मेरे को करना है and this is what I stand for. वो पहले ही करना is better because उसके बाद अगर हम परेशान हो रहे हैं that's a bit too much. Sure. तो इसमें the conversation that's supposed to be had वो एकदम शादी पे भी नहीं होना चाहिए, एकदम शादी पक्की होने पे भी नहीं होना चाहिए. I think बीच में कहीं पे होना चाहिए, रोका या engagement के आसपास is what you mean? I would say कि उससे भी पहले ही कर लो, जब जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हो रहे हैं उससे पहले एक आइडिया फ्लोट कर दो कि जी ये हमारे मन में चल रहा है. ठीक है. एंड दिस इज जितना मैंने देखा है ज़्यादा आसान होता है थोड़ा ये लव मैरिजेस के अंदर ये कॉन्वर्सेशंस करना, बिकॉज जिंदगी के बारे में, साथ रहने के बारे में होपफुली तुमने पहले भी बातें कर रखी है. अरेंज मैरिज में बड़ा ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन टाइप ड्रामा चल रहा होता है जिसकी वजह से जी हम ऐसी कैसे बातें कर सकते हैं, और फिर वही आते हैं जी बाबूजी जी वकील साहब यहाँ फंस गए जी, तो बड़ी टेंशन हो रखी है जी, क्या करें. इसलिए अगेन आई से कि अगर अरेंज मैरिज के उसमें पढ़ भी रहे हो तो कम से कम थोड़ा ability to have these uncomfortable conversations is going to be a little better. और मैं सोचता हूँ ये भी अच्छा है. हाँ. मेरी कभी शादी होगी तो मुझे ये सब डिस्कशन करना ही नहीं है, मैं सीधा ये वीडियो भेज दूंगा, वीडियोस फॉरवर्ड हो जाएंगी वहाँ पे जी हमें ये चाहिए. यस बिल्कुल. और बोल दियो मेरा एक दूर का कजन है क्षितिज करके जिसने कहा था शादी होगी ही नहीं. अगर ये साइन नहीं हुआ तो घोड़ी तो मैं चढ़ूंगा. तो मैं आऊंगा आपके फेरे के बीच में घोड़ी लेके शादी के लिए. शादी वो लड्डू खाओ तो परेशान, ना खाओ तो परेशान. We'll have some follow up stuff on marriage on the channel anyway guys. आज अमीश की साइड से प्रिकॉशंस ये हैं तुम्हारे लिए. मैं काफी टाइम से सोच ही रहा था मैरिज के ऊपर because बहुत सारी चीजें होती हैं. लोगों को लगता है जैसे अब मैं 30 का हो गया, लोग बोल रहे हैं भाई शादी वादी का क्या सीन है. तो कई लोग मैंने देखे हैं जो एज की वजह से शादी कर लेते हैं बट फिर 2-3 साल बाद उनका डिवोर्स हो जाता है और फिर बोलते हैं मैं कभी शादी नहीं करने वाला हूँ. तो rather than jumping into a decision like this, talks about this also need to be made. तो future में we'll be making videos like these and anytime हमें अमीश का input चाहिए होगा we will definitely have Amish out here. Alright, तो bro thank you so much for being at Iron Man Lifestyle again, gracing us with your presence. Always a pleasure. The greatest Amish Aggarwala on Iron Man Lifestyle. Alright यार Amish, thank you for coming so much. I'm gonna add a link to Amish's channel, वो नीचे भी tagged होगा. If you loved यहाँ पे, अगर तुमने थोड़ी भी देर देखा है यहाँ पे, तुम यहाँ तक आए हो, definitely subscribe to Amish's channel. He makes some amazing content वहाँ पे लॉ के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, डेली लाइफ में तुम कैसे better हो सकते हो. एक one video I really love on your channel is about वो moral policing by the cops वाला. What's the title of that? Moral policing कि पापा से बात कराओ. cops. पापा से अगर पुलिस वाले पकड़ते हैं तुम्हें कहीं पे और बोलते हैं पापा से बात कराओ, जैसे अगर यहाँ आयरन मैन लाइफस्टाइल के लौंडे हैं तो कहीं गाड़ी में पकड़ेंगे, बोल रहे पापा से बात कराओ, तो वो वाली वीडियो डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक आउट ऑन अमीश's चैनल एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दैट जहां पे हाउ टू डील विद दोस सिचुएशंस. ऑलराइट, सो सब्सक्राइब टू हिज चैनल, चेक आउट सम वीडियोस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो. इफ यू आर फ्रॉम अमीश's चैनल, वहां से आए हो एंड यू हैपन टू बी अ मैन हु वांट्स टू बेटर हिमसेल्फ, जिसको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपनी डेटिंग स्किल्स बढ़ानी है, जिसको अपनी डेटिंग लाइफ और बेटर करनी है, दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट हियर ऑन द चैनल. और भी हमारी स्ट्रीम्स है पहले से और वीडियोस भी हैं, वो भी चेक आउट करो. ऑलराइट, दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम माय साइड. मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, स्पैंक इट, smash it, demolish it, and we'll see you in the next video. Peace, boys.